हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं लो बीपी की दवाइयों के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। देखो, हाइपोटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों में देखने को मिलती है। हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी होती है वो 120/80 होती है। अगर इससे कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम हाइपोटेंशन के जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले। हाइपोटेंशन किन किन लोगों में हो सकता है तथा इनके होने का क्या कारण होता है, तथा अगर किसी व्यक्ति में हाइपोटेंशन हुआ है यानी कि लो ब्लड प्रेशर हुआ है तो उस कंडीशन में उसमें क्या क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं और उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए हम उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, और मेनली जो नॉर्मल बीपी होती है उस रेशो में रहने के लिए हमें कौन कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, उन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये टैबलेट किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है, और डोज और मेनली इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर जो क्लिनिक पर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाइपोटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों में देखने को मिलती है। आपको इसका ट्रीटमेंट और ये कैसे वर्क करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ द हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन सामान्य भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है। मेडिकल की जो भाषा होती है, मेडिकल टर्म होती है, तो उसमें लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm/Hg होता है। जिसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यदि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो 120/80 mm/Hg होता है वह सामान्य से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन कहा जाता है। वेरियस टाइप के फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन हो गया, जेनेटिक हो गया, या फिर स्मोकिंग हो गया, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का हाइपोटेंशन जैसी समस्या डेवलप हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको हाइपो और हाइपर का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह लगभग सभी टर्म में वर्क भी करता है। हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। आज की इस वीडियो में हम हाइपोटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का कम हो जाना। जो बीपी होती है हमारी नॉर्मल वो 120/80 mm/Hg होती है। अगर इससे कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहा जाता है। या फिर दूसरा जो हमारी टर्म है वो होती है हाइपरटेंशन, जिसमें बीपी होती है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि 120/80 हमारी जो नॉर्मल बीपी है उससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मेनली 4 टाइप का होता है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा हाइपोटेंशन का जो टाइप होता है वो होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में इस प्रकार का जो हाइपोटेंशन होता है जिसमें जो बीपी होती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अचानक ही कुछ ही मिनटों में सामान्य से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में जो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो 120 होता है वो अचानक से गिरकर 20 mm/Hg आ जाता है, तथा जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो गिरकर अचानक से 80 से 10 mm/Hg तक आ सकता है। और यह कंडीशन मेनली जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर जो बुजुर्ग लोग होता है उनमें देखने को मिलती है। गर्भवती महिलाओं में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर डिलीवरी के बाद यह कंडीशन अराइज हो सकती है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो अचानक से अगर बैठे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर अचानक से वो खड़े हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है वो वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा जो हमारा हाइपोटेंशन का जो टाइप है वो होता है
कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम ही रहता है, जो कि मेनली बच्चों और जो किशोर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा हाइपोटेंशन का टाइप होता है उसका नाम होता है नेचुरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगातार कम ही रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति में जो एक्सरसाइज या फिर जो लंबे समय तक कोई एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है या फिर लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में अचानक से उसका सिर दर्द करने लग जाता है या फिर डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, ब्लर विजन हो सकता है। तो ये वाले सिम्टम्स इसमें अराइज हो सकते हैं, या फिर उसको बेहोशी भी अकॉर्डिंग टू उसके सीवियरिटी अकॉर्डिंग वो बेहोश भी हो सकता है। चौथा जो हमारा हाइपोटेंशन का जो टाइप है वो होता है सीवियर हाइपोटेंशन, जो कि हाइपोटेंशन का एक सीवियर टाइप होता है। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में जो हमारा रक्त चाप होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो अत्यधिक नीचे गिर जाता है, व्यक्ति सदमे में चला जाता है और शरीर के जो जरूरी अंग होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है वो बाधित यानी कि इंटरपुट हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है और इन द सीवियर केसेस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे इसके कोजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे कोज होते हैं जिनकी वजह से हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं कोजेज़ ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि क्या क्या ऐसे कारण होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपके अंदर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा कोज होता है वो होता है शारीरिक कमजोरी। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, थकान जैसी महसूस होती है, आप अपने समय पर भोजन का ग्रहण नहीं करते हो, उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। या फिर हार्ट फेलियर, जो हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जिसमें कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना हार्ट में, उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। स्ट्रोक आना यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर आपके अंदर डिहाइड्रेशन है यानी कि पानी की कमी है जिसके कारण आपका शरीर कमज़ोर होगा, तो उस कंडीशन में आपके अंदर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। सीवियर एनीमिया यानी कि खून की कमी, डायरिया अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और जिसके वजह से शारीरिक कमजोरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनीमिया डेवलप होगा और एनीमिया के कारण भी आपके अंदर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना या फिर अधिक मेंटली जो वर्कलोड होता है उसका लेना, इस कारण से भी आपके अंदर हाइपोटेंशन की कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो सकती है। आगे इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो अगर आपके अंदर हाइपोटेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके अंदर क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे जो अराइज होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाएगा, उल्टी जैसी समस्या होगी, सिर दर्द होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, शरीर में कमजोरी, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, ब्लर विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, फटीग्यू यानी कि एक्सेसिव आपको थकान महसूस होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और इन द सीवियर केसेस आप अनकॉन्शियस हो सकते हो या फिर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का क्या इलाज होता है। सो जनरली हम मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपको विदाउट डॉक्टर की परमिशन के बिना आपको किसी भी टैबलेट या फिर किसी भी इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है वो होती है फ्लोरिकॉड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, फ्लोरिकॉड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाती है। फ्लोरिकॉड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो इसका यूज़ मेनली हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर में किया जाता है। इस टैबलेट को लेने के बाद व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 यानी कि जो नॉर्मल होता है उस रेशो में लाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फ्लोरिकॉड टैबलेट को
खाने के साथ लेना चाहिए ताकि ये जल्दी असर करे। इस टैबलेट के डोज़ के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज़ 200 से 200 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इस टैबलेट को लेना चाहिए। डोज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स के अनुसार ऊपर नीचे भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जिसका यूज़ हाइपोटेंशन में किया जाता है, जिसका नाम होता है सिप-मिडो टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, सिप-मिडो के नाम से ये मिल जाती है। सिप-मिडो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है और सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। इस टैबलेट में कंटेंट के बारे में डिस्कस करें तो इस टैबलेट में मिडोड्रीम हाइड्रोक्लोराइड इस टैबलेट में कंटेंट प्रेजेंट रहता है और इसका यूज़ हाइपोटेंशन में किया जाता है। डोज़ के बारे में डिस्कस करें तो इस टैबलेट का 2.5 mg के हिसाब से पर डे इस टैबलेट को ओडी यानी कि दिन में एक बार लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है डिस्टिनॉन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डिस्टिनॉन के ये नाम से ये मिल जाती है। 60 mg की ये टैबलेट होती है और डिस्टिनॉन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इसका भी यूज़ हाइपोटेंशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, सो डिस्टिनॉन टैबलेट होती है, उसमें पायरिडोस्टिजाइन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। 60 mg की ये टैबलेट होती है जिसको 60 mg पर डे के हिसाब से लेनी होती है। इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। अगर उसके डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन में, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक मेन कोज होता है हाइपोटेंशन के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होंगे तथा शारीरिक कमजोरी होगी जिसके कारण हाइपोटेंशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की कंडीशन में हम जो ORS होता है वो लगातार देना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मल सलाइन होती है उसको इंट्रावेनस रूट द्वारा लगातार देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को कन्विंस करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड होते हैं जिनको इनटेक करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स या फिर प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर उसको फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एंटीपायरेटिक ड्रग यानी कि PCM दे सकते हैं। पेन के लिए हम एनाल्जेसिक, जिसमें हम डाइक्लोफेनिक या फिर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जिसमें से एस्पिरिन दे सकते हैं। ये सभी जो टैबलेट होती है वो हम दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने जितने भी हाइपोटेंशन के बारे में आपको जानकारी दी होगी वो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट अपन वीडियो हाइपरटेंशन के ऊपर बनाएंगे, जिस कंडीशन में जो हमारी BP है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका भी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।